हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग फिर से वही अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा। ठीक है। तो विद्युत धारा में इससे पहले हम लोगों ने देखा है प्रतिरोध के बारे में, विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में, और जो ओम का नियम है उसके बारे में देखा है। तो आज दोस्त हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जिससे जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा वह आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं उसके आगे का टॉपिक। ठीक। इसके पहले हम लोगों ने फ्रेंड देखा था कि प्रतिरोध। तो हमने आपसे बताया था कि प्रतिरोध वह होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम। ठीक। तो फ्रेंड्स, इतना हमने आप लोगों को बता दिया था अपने इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कि जो प्रतिरोध होता है, जो उसका संयोजन होता है, वो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। ठीक। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वह कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, जो प्रतिरोध होता है वह इस प्रकार से होता है। जो प्रतिरोध होता है वह इस प्रकार से होता है। ठीक। मान लीजिए अगर हमको 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कि प्रतिरोध दिया है और एक प्रतिरोध दिया है और एक प्रतिरोध दिया है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि मेरे पास कितना प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। यानी कि इसको पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। और फिर हमसे क्वेश्चन करे कि प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में, पहले चीज हम देख लेते हैं। जो प्रतिरोध होता है वह 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। जो प्रतिरोध होता है वह 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और फ्रेंड्स दूसरा होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम। यानी कि जो प्रतिरोध का जो जोड़ने का तरीका होता है, या फिर यूं बोलें जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम के बारे में कि श्रेणी क्रम होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, श्रेणी क्रम। ठीक। तो श्रेणी का मतलब ही होता है एक के बाद एक या एक के बाद एक, इस क्रम में जो भी चीज व्यवस्थित रहता है उसको बोलते हैं श्रेणी। ठीक। तो इसी प्रकार हम प्रतिरोध को भी देखें, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3। तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रतिरोध को हमको जोड़ना है दोनों प्रतिरोध में। तो यहां देखेंगे, मान लीजिए यह पहला प्रतिरोध हुआ। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं तो यह दूसरा प्रतिरोध हुआ। उसके बाद तीसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं। इतना बात समझ में आया दोस्त? तो यानी कि यह पहला प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध या तीसरा प्रतिरोध है। ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोध का यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा है। इतना बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध होता है, जो उसको हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो होता क्या है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक करते हम जोड़ते चले जाते हैं। ठीक। चाहे 3 प्रतिरोध दिया हो या फिर 4 दिया या फिर 5 दिया हो। ठीक। तो हम देख लेते हैं, अगर इन तीनों प्रतिरोध को हम एक बैटरी से जोड़ दें, क्या करें? हम एक बैटरी से जोड़ दें। बात समझ में आ रहा है? यानी तीनों प्रतिरोध को हम एक बैटरी से अगर जोड़ दें इस प्रकार, तो होगा क्या? तो देखिए, जैसे कि यह तीनों प्रतिरोध लगा है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर हम इस बैटरी से इस तार में धारा भेजें, बात समझ में आ रहा है? अगर हम इस बैटरी से इस तार में
इस तार में धारा भेजे तो वह तार से धारा होता हुआ इस तीनों प्रतिरोध में जाएगा। यानी कि धारा अगर इधर से जाए, ऐसे धारा जाए, धारा ऐसे जाए तो होगा क्या कि वही धारा यहां पर जाएगा और वही धारा दोस्त यहां से होकर जाएगा। ठीक है, वही धारा कहां से, यहां से होकर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम श्रेणी क्रम में हम बैटरी लगाते हैं और धारा भेजते हैं प्रतिरोध में, तो वही धारा तीनों प्रतिरोध में से होकर जाएगा, क्योंकि धारा को जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो धारा है उसको जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। जैसे कि देख लीजिए, अगर यह इस प्रकार से होता, यह इस प्रकार से होता और बैटरी यहां लगा रहता और बैटरी यहां लगा, कुछ यह इस प्रकार से होता। ठीक, अगर यहां के द्वारा धारा जाता, समझ में आ रहा है, अगर यहां के द्वारा धारा जाता, जैसे धारा यहां पर पहुंचता तो उस धारा को जाने के लिए अब 3 रास्ता है कि नहीं है? यानी कि जब धारा यहां पहुंचता तब तो उसका मान उतना ही होता, जैसे ही धारा यहां पहुंचेगा तो अब उसको जाने के लिए 3 रास्ता मिल गया है। बात समझ में आ रहा है? तब वहां पर धारा 3 रास्तों से होकर जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो है उसके पास केवल जाने के लिए एक ही रास्ता है, यानी कि धारा ऐसे जाएगा फिर यहां से होकर जाएगा। ठीक, यानी कि जैसे धारा यहां तक आएगा फिर वही धारा यहां पर जाएगा, वही धारा यहां पर जाएगा, वही धारा वहां पर जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, यानी कि जो धारा यहां रहेगा वही धारा यहां रहेगा, वही धारा यहां रहेगा। ठीक, और एक चीज देखिए, यहां पर जो है इसको प्रतिरोध 1 मान लेते हैं, इसको प्रतिरोध 2 मान लेते हैं और इसको प्रतिरोध 3 मान लेते हैं। यानी कि पहले का प्रतिरोध R1 हुआ, दूसरे का प्रतिरोध R2 हुआ और तीसरे का प्रतिरोध R3 हुआ। ठीक, अभी इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा है विभवांतर के बारे में, तो हमको एकदम अच्छे से पता हो गया कि विभवांतर होता क्या है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, विभवांतर मतलब विभव का अंतर होता है। तो विभव का अंतर जो होता है हमेशा 2 बिंदुओं में होता है। कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए यह प्रतिरोध है ना, यहाँ इसका बिंदु एक यहाँ पर है, उसका एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या होगा, एक विभवांतर होगा। और इस पे आते हैं, इसके लिए एक बिंदु यहाँ है, इसके लिए एक बिंदु यहाँ है। ठीक, इसके लिए दूसरा विभवांतर होगा। सेम उसी प्रकार इसके लिए तीसरा विभवांतर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम जो होता है उसमें हर प्रतिरोध का विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि सबका जो पॉइंट होता है जहां सबको जोड़ा जाता है, ठीक है, वह अलग अलग होता है। इसलिए पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए विभवांतर V2 हो जाएगा, तीसरे के लिए विभवांतर V3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया दोस्त कि क्या क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ, जो तीनों प्रतिरोध है उसको R1, R2, R3 कर लिए हैं, जो विभवांतर है V1, V2 और V3 कर लिए हैं। अब जो धारा है, चूंकि धारा का जाने का केवल एक ही मार्ग है, इसलिए धारा का जो मान होगा सब में सेम होगा। इसलिए पहले में आई होगा, दूसरे में भी आई होगा और तीसरे में भी आई होगा। ठीक, इतना बात तो क्लियर ही होगा। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। ठीक, इस फिगर को थोड़ा वहां पर कर देते हैं साइड में, इस फिगर को थोड़ा साइड में कर देते हैं। फिगर क्या था? फिगर क्या था? कुछ फिगर इस प्रकार से था। ठीक, यहां पर क्या था, यह प्रतिरोध R1 था, यह प्रतिरोध R2, यह प्रतिरोध R3, इसका V1 था, इसका V2, इसका V3, और सब में धारा का मान सेम था, धारा सब में सेम था। ठीक, यह क्या है, बैटरी है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम पहले वाले प्रतिरोध में, यदि हम पहले वाले प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई करें, यानी कि इस वाले में ओम का नियम अप्लाई करें तो क्या होगा, तो देखिए
जैसे मान लीजिए पहले में ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, यही तो होता है ओम का नियम। अब यही ओम का नियम हम यहां पर लगाएं पहले वाले प्रतिरोध में तो क्या होगा, तो देखिए तो होगा V बराबर आई आर। चूंकि पहले वाले में V का मान V1 है तो इसको V1 कर दिए, R कितना है R1 है तो R कर दिए, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद देखिए जैसे कि अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब वही सेम काम क्या करते हैं, ठीक। अब यहां हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे वाले में, तो उसी प्रकार दूसरे वाले में भी होगा। जैसे कि देखिए यहां पर क्या है, V2 है और R2 है, यानी कि दूसरे में क्या हो गया, यानी सेकंड प्रतिरोध में तो होगा क्या, V2 बराबर आई R2 समीकरण 2। इतना बात क्लियर है। यानी दूसरे वाले में अगर हम ओम का नियम लगाएं तो क्या होगा, V2 बराबर IR2 होगा, ठीक। अब इसी प्रकार थर्ड में आते हैं, थर्ड वाले में ओम का नियम लगाएं तो क्या होगा, तो होगा क्या, V3 बराबर IR3, यह हो गया समीकरण 3। इतना बात समझ में आया दोस्त। तो हुआ क्या, V1 इज इक्वल टू IR1 हुआ, सेकंड में V2 इज इक्वल टू IR2 हुआ, और थर्ड में V3 इज इक्वल टू IR3 हुआ, ठीक। यदि हम तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, बात समझ में आ रहा है, यदि हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दें तो होगा क्या, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पे होगा क्या, जो बायां वाले साइड का जो मान है वो बायां वाले साइड में जोड़ लेंगे, जो दाएं वाले साइड में जो मान है उसको दाएं वाले में जोड़ लेंगे। तो होगा क्या, बाएं में क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा V1 V2 V3, और दाहिने में क्या है, IR1 IR2 और IR3। इतना बात समझ में आया। अब देखिए एक चीज यहां पर, जो V1 है, V2 है और V3 है, बात समझ में आ रहा है, यानी V1 V2 V3 यह क्या है, विभवांतर है। और फ्रेंड विभवांतर होता क्या है, दो विभव के बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं विभवांतर। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 2 बिंदु था, यहां 2 बिंदु था और यहां 2 बिंदु था, लेकिन फिर लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, यही जो तीनों विभवांतर है वह तो केवल एक ही बैटरी से जुटा हुआ है, वह केवल एक ही बैटरी से ऐड है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों एक ही पॉइंट से ऐड है, मतलब तीनों विभवांतर एक ही पॉइंट से ऐड है ना, तो इसीलिए V1 प्लस V2 और प्लस V3 जो होगा वह V के इक्वल होगा, ठीक है, वह क्या होगा, V के इक्वल होगा। और इधर देखते हैं, यहां पर आई है, यहां पर आई है और यहां पर आई है, ठीक। तो अगर हम सब में आई कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। आया बात समझ में। यानी कि जब हम आई को बाहर कर लेंगे, जो बाहर जो सब में है, तो अंदर क्या बचेगा, R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा, ठीक। अब आई को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना बात समझ में आया फ्रेंड्स। जैसे कि आई को जब यहां पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। अब हमको क्या पता है कि जो V बटे आई होता है, जो उसका मान होता है वह R के बराबर होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं जो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है, ठीक। यानी जो ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर, यह उसका इक्वेशन है। अगर हम आई को यहां लेकर आए, यानी कहने का मतलब क्या है, आई जब आर के पास है यह गुणा में है, जब यह इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि हो गया V बटे आई बराबर आर। इतना बात समझ में आया। यानी कि जो V बाई आर है वह आर के क्या होता है, समतुल्य होता है या बराबर होता है, यानी V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है।
तो इस प्रकार जहां V बाई आई लिखा है हम वहां R लिख सकते हैं। तो हो गया R बराबर R1, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। V बाई आई क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ, ठीक। यानी कि अब क्या हो गया, यहां पर इसको लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आया। यानी V बाई आई क्या हो गया, R हो गया, V बाई आर क्या हो गया, R हो गया, ठीक। और इधर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बात समझ में आया। यानी R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 R2 R3 हो गया, ठीक। तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होता है उसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझा और देखा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, बस यह वाला डायग्राम बना देना है और उसके बाद यह R1 R2 R3 कर देना है, V1 V2 और V3 कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि सभी प्रतिरोध का मान अलग अलग है और सभी का विभवांतर क्या है, वो भी अलग अलग है, ठीक। और सभी में धारा क्या जाएगा, सेम जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर, अब पहले वाले में ओम का नियम अप्लाई करेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। दूसरे वाले में ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2 होगा। और तीसरे में भी यही काम होगा, V3 इज इक्वल टू IR3। तो हम तीनों जो समीकरण बना उसको जोड़ देंगे, तो बायां वाला बाएं साइड में हो जाएगा, दायां वाला दाहिने साइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। यहाँ तीनों का मान क्या हो गया, V के बराबर हो गया। I सभी में क्या था, सभी में I था, तो I को बाहर कर लिए, फिर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा है, ठीक। अब हमको पता है कि जब I को इधर कर देंगे तो यह V बटे I हो जाएगा, जो कि V बटे I जो होता है वह R के बराबर होता है, ठीक। इस प्रकार हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम, ठीक। यह तो था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब इसके बाद क्या आता है, प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन। इसके बाद दोस्त क्या आता है, प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन। यानी कि अगर हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि समांतर क्रम होता क्या है, ठीक। समांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे के समांतर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दो रेखा खींचा गया है, यह दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, मतलब वह दोनों एक दूसरे को कहीं ना काटे, उसको बोलते हैं समांतर, ठीक। तो यदि हम तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें तो किस प्रकार होगा, इसको देखते हैं। मान लीजिए यह प्रतिरोध पहला प्रतिरोध है, ठीक। यह दूसरा प्रतिरोध है, यह तीसरा प्रतिरोध है। बात समझ में आया। यानी कि यह पहला प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध है, यह तीसरा प्रतिरोध है। और तीनों प्रतिरोध का जो पहला पॉइंट है या पहला सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ देते हैं, यानी इस बिंदु से, और जो दूसरा सिरा है दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो अब इस दोनों को, दोनों साइड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बात समझ में आया। यानी दोनों साइड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इस जैसे ही इस बैटरी से इस प्रतिरोध में धारा भेजेंगे तो होगा क्या, उसको देखते हैं। जब धारा यहां से यहां ऐसे जाएगा, जब धारा ऐसे जाएगा, जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगा, जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगा, उसके बाद उसको जाने के लिए तीन मार्ग मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
यानी कि पहले को प्रतिरोध 1 मान लेते हैं, दूसरे को प्रतिरोध 2 और तीसरे को 3। ठीक, जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगा, उस धारा को जाने के लिए 3 रास्ता मिल गया, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से। ठीक, जब धारा यहाँ तक आया उसको धारा I लिखते हैं। ठीक, जैसे धारा यहाँ पर आएगा वह इससे आगे जाएगा, यही धारा 3 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि I1, I2 और I3। ठीक, यानी कि पहले वाले में धारा I1 जाएगा, दूसरे में धारा I2 जाएगा, तीसरे में धारा I3 जाएगा। अब आता विभवांतर। चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जो प्रतिरोध हैं सभी एक ही पॉइंट पे ऐड हैं, यानी जो तीनों प्रतिरोध हैं क्या हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे ऐड हैं, तो होगा क्या, वही विभवांतर यहां होगा V यहां भी होगा, V यहां भी होगा, V यहां होगा। इतना बात समझ में आया? यानी पहले प्रतिरोध के लिए V का मान क्या होगा, वही होगा जो दूसरे और तीसरे में होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम देखें, चूंकि होता क्या है, V बराबर होता है V बराबर I R होता है। ठीक, यदि हम यहां से I का मान निकालें तो क्या होगा, तो हो जाएगा V बटे R बराबर I। ठीक, यानी I बराबर क्या हो गया, V बटे R हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम अगर पहले प्रतिरोध में देखें कि धारा कितना जा रहा है तो क्या होगा, यदि कि हम पहले प्रतिरोध में देखें धारा कितना जा रहा है तो कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V बटे R1। इतना बात क्लियर है? यानी कि I1 बराबर V बटे R1 पहले प्रतिरोध के होगा। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या होगा, I2 बराबर V बटे R2, समीकरण 2 हुआ। ठीक, अब आते हैं थर्ड में, थर्ड वाले में आते हैं, यानी पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। जो तीसरा होगा क्या होगा, I3 बराबर क्या होगा, फिर वही काम V बटे R3, समीकरण 3। ठीक, यदि हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं तो होगा क्या, यानी कि अगर हम समीकरण 1 + 2 + 3 करते हैं तो होगा क्या। ठीक, तो फिर बाएं वाला बाएं में कर देते हैं, दाएं वाला दाएं में जोड़ देते हैं। तो देखिए, यानी हो गया I1 I2 + I3 बराबर V बटे R1 + V बटे R2 + V बटे R3। ठीक, अब चूंकि ये चीज हमको पता है, जो I1 और I2 और I3 धारा है वह I तो है, यही I 3 भागों में बढ़ गया है। यानी कि यहां पर समझिए, जब I यहां तक आया है, यहां तक तो I वही है, अब यही I 3 भागों में क्या हुआ है, बट गया है। यानी यहां पर I1 गया है, यहां पर I2 और I3, यानी जो तीनों का योग होगा, तीनों धारा का जो योग होगा वह I के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लोग यहां पर I लिख लेते हैं, I हो गया। अब देखिए, यहां पर V है, यहां भी है और यहां भी V है। अगर हम V को बाहर कर लें, कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, यहां पर 1 बटे R1 + 1 बटे R2 + 1 बटे R3 बचेगा। ठीक, अब V को इधर लेकर आते हैं, V का यहां गुणा है, यहां का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो होगा क्या, I बटे V बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 + 1 बटे R2 + 1 बटे R3। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, I/V। अब I/V का मान क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त यहां पर मान लीजिए ओम का नियम होता है, जो ओम का नियम होता है V बराबर I/R होता है। ठीक, यदि हम I को यहां लेकर आए तो क्या होगा, V बटे I बराबर R होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि V बटे I जो होता है वह R बटे 1 के बराबर होता है। ठीक, अगर हम इसको इस वाले भिन्न को उल्टा कर दें, यदि हम बाएं वाले भिन्न को उल्टा कर दें तो दाहिना वाला जो भिन्न है वो भी अपने आप उल्टा हो जाएगा।
यानी क्या हो जाएगा, v बटे आई का उल्टा क्या हुआ, i बटे v हो गया। r बटे 1 का उल्टा 1 बटे r हो गया। दोस्त क्या हो गया, जो i बटे v है उसका मान क्या है, 1 बटे r है। तो जहां भी i बटे v है हम लोग वहां पर 1 बटे r कर सकते हैं। ठीक, 1 बटे r हो गया, 1 बटे r हो गया 1 बटे r1 प्लस 1 बटे r2 प्लस 1 बटे r3। यानी कि अब हम लोगों ने क्या देखा, जो प्रतिरोध का समांतर क्रम में जो संयोजन होता है क्या होता है, 1 बटे r बराबर 1 बटे r1 प्लस 1 बटे r2 प्लस 1 बटे r3। बात समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे का जो भी वीडियो है, जो भी टॉपिक है, हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक, यदि वीडियो ना समझ में आया हो, टॉपिक ना समझ में आया हो तो इसको एक बार फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे का सेशन कल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे।